ये कहानी है कोलकाता के एक छोटे से गांव की। वहां पर एक गरीब परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर एक माँ है और उसके 3 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। सबसे बड़ा लड़का 13 साल का है और उससे छोटा लड़का 9 साल का है और जो लड़की है वो अभी 7 साल की है। तो परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। जो उनकी माँ थी वो एक खदान में काम किया करती और उससे थोड़े बहुत पैसे कमाया करती और उन पैसों से अपने परिवार को चला रही थी। उन बच्चों का पिता पहले ही किसी बीमारी के कारण मर गया था, तो अब उसकी माँ के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी और वही उनको कमाकर अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ा करते थे क्योंकि वो दौर काफ़ी ज़्यादा पुराना था दोस्तों। उस दौर पर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता रहता है। जो बड़ा लड़का होता है वह अपने छोटे भाई से बड़ा ही प्यार किया करता और अपनी छोटी बहन से भी बड़ा ही प्यार किया करता। दोनों भाई एक मालगाड़ी में चढ़कर चलती मालगाड़ी से कोयला चुराया करते हैं और उस कोयले को एक होटल पर बेचकर उससे कुछ दूध के पैकेट ले लिया करते हैं, क्योंकि होटल वाले ने पहले ही ये बात तय कर ली थी कि तुम अगर कोयला मुझे लाकर दोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दूध दे सकता हूं, ताकि होटल वाले की भी सेल बढ़ती रहे और उन लोगों का काम भी इस तरह से चलता रहे। उसके बाद दोनों भाई कोयला चुराया करते और उस होटल पर देकर वहां से दूध ले लिया करते और उस दूध को घर लाकर सभी भाई बहन एक साथ पिया करते। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन दोनों भाई कोयला चुराने के बाद होटल पर आते हैं और वहां से उस कोयले के बदले दूध लेते हैं। जो छोटा भाई होता है उसका नाम होता है मुन्ना। मुन्ना जो कि 9 साल का था, उसे वहां पर जलेबियां रखी हुई दिखाई देती हैं। तभी वह अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई मैं जलेबी खाना चाहता हूं, तुम मुझे जलेबी खिला दो। उसके बाद उसका बड़ा भाई उससे वादा करता है कि छोटे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे उस दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद छोटा भाई उदास नहीं होता है, बल्कि वो खुश होता है कि उसके भाई ने उससे वादा किया है तो उसे कभी ना कभी वो जलेबी जरूर खिलाएगा। इसके बाद दोस्तों दोनों भाई वहां से वापस आ जाते हैं और आकर घर में उस दूध को सभी बहन भाई इकट्ठा बैठकर पीने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे शाम होती है और हर शाम को बड़ा भाई घर से निकल जाया करता, लेकिन जब वो सुबह लौटा करता तो उसके पास घर का सामान हुआ करता, जिस सामान से वो खाना पीना बनाया करते थे। अब इसी तरह से वो छोटा भाई था, उसको रोज नोटिस करता है। तभी एक दिन अचानक से वह कहने लगता अपने बड़े भाई से कि भाई आज मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा और मैं भी आपके साथ मिलकर उस काम को करना चाहता हूं जिसको आप रोज रात को किया करते हैं। दरअसल जो बड़ा भाई था वह रेलवे स्टेशन पर जाया करता और वहां पर जो भी ट्रेनें खड़ी रहा करती उन ट्रेनों में जाकर सामान चेक किया करता। किसी पैसेंजर का अगर सामान रह जाता था तो उस सामान को अपने साथ लिया करता और उसको बेचकर जो पैसे मिला करते उन पैसों से वो घर के लिए सामान खरीदा करता था। अब बड़ा भाई मना करता है कि छोटे तू अभी बहुत छोटा है, तू मेरे साथ नहीं चल सकता, लेकिन छोटा भाई जिद करने लगता है। तो बड़ा भाई भी उसे अपने साथ लेकर स्टेशन पर पहुंच जाता है। वह लोग स्टेशन पर पहुंच गए थे और स्टेशन पर पहुंचने के बाद जो बड़ा भाई है वो ट्रेनों के अंदर जाकर सामान को चेक करने लगता है। छोटा भाई भी उसे देखता है और देखने के बाद ऐसा ही करता है, लेकिन आज उनकी किस्मत खराब थी, आज उन्हें कोई भी सामान उस ट्रेन के अंदर नहीं मिलता है। अब इसके बाद दोनों भाई उस ट्रेन से उतरते हैं और स्टेशन पर बनी हुई चेयर पर दोनों भाई बैठ जाते हैं। तभी जो बड़ा भाई है दोबारा से जाने लगता है। एक और ट्रेन आकर खड़ी हुई थी, उस ट्रेन के अंदर चेकिंग करने के लिए, शायद उन्हें उस ट्रेन के अंदर कोई सामान मिल जाए। इसी उम्मीद में बड़ा भाई चलने लगता है, लेकिन छोटा भाई तभी नींद की आगोश में आने लगता है। तो बड़ा भाई उससे कहता है कि छोटे तू लेट जा, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद छोटा भाई वहीं पर सो जाता है और बड़ा भाई उस ट्रेन के अंदर जाकर जाँच पड़ताल करने लगता है। लेकिन उस ट्रेन के अंदर भी उसकी फूटी किस्मत की वजह से उसे आज कोई भी सामान नहीं मिलता है। केवल उसे 5 पैसे का सिक्का मिलता है और उस पैसे के सिक्के को लेकर वापस से वो अपने छोटे भाई के पास आता है। वह देखता है कि उसका छोटा भाई गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि अगर आज उसे कोई सामान नहीं मिला तो सुबह उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं बन पाएगा। इसी सोच को लेकर वह रात भर ट्रेनों की चेकिंग करने की सोचता है। तो वह अपने छोटे भाई को जगाता है और उससे नींद में ही कहता है कि छोटे, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा और तू यहाँ से हिलना मत। ऐसा कहकर वो चला जाता है, लेकिन छोटे भाई ने नींद की वजह से वो बात अच्छी तरह से नहीं सुनी थी। उसके बाद बड़ा भाई सभी ट्रेनों की चेकिंग करने के लिए वहां पर चला जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद छोटे भाई की आंख खुलती है और वह देखता है कि वह अकेला स्टेशन पर लेटा हुआ है। वह अपने बड़े भाई को इधर उधर ढूंढने लगता है। सामने एक ट्रेन खड़ी हुई थी, तो वह उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। सोचता है कि बड़ा भाई इसी ट्रेन के अंदर सामान ढूंढ रहा होगा, तो वो मुझे इस ट्रेन के अंदर मिल जाएगा। वह पूरी ट्रेन के अंदर उसे इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे उस ट्रेन के अंदर नहीं मिलता है।
तभी एक सीट पर वो लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन चलने लगती है और जैसी ट्रेन रफ्तार पकड़ती है तो मुन्ना की आंख खुलती है और एकदम से वो देखता है कि उसकी ट्रेन जिसमें वो लेटा हुआ है वो चलने लगी है। उसके बाद वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल पाता है क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी और छोटी सी उम्र में वो एक ऐसी ट्रेन में चढ़ गया था जिसके बाद उसे ये नहीं पता था कि मैं वो यहाँ से कहाँ जाऊँगा और कहाँ से मैं चला हूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। उस स्टेशन पर रुकते ही ट्रेन से वो उतर जाता है और उतरने के बाद अपने बड़े भाई को इधर उधर ढूंढने लगता है पागलों की तरह। लेकिन दोस्तों वो स्टेशन उस स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर था जिसका अंदाज़ा उसे बिल्कुल भी नहीं था। वह इधर उधर अपने बड़े भाई को ढूंढता है लेकिन उसका बड़ा भाई उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है। थक हार कर वह स्टेशन पर लगी हुई एक बेंच पर लेट जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम के समय उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, यहाँ पर उसे कोई खाना देने वाला भी नहीं था। वह वहीं पर लेट जाता है। तभी रात के समय कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को जो वहां पर स्टेशन पर लेटे हुए थे उनको अपने साथ पकड़कर ले जा रहे थे। और जैसे ये बात मुन्ना को पता चलती है तो मुन्ना एकदम से वहां से भागने लगता है और उन लोगों से जैसे तैसे बचते बचाते एक मंदिर पर पहुंच जाता है। वहां पर मंदिर पर जाकर देखता है जो मंदिर की मूर्ति होती है भगवान की, उस मूर्ति के सामने कुछ प्रसाद रखा हुआ था और उस प्रसाद को देखकर उसकी भूख और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसका बड़ा भाई उससे कहा करता था कि भगवान के यहाँ से जब भी प्रसाद खाना है तो उससे पहले भगवान को हाथ जोड़कर नमन करना है और उसके बाद ही हम प्रसाद को खा सकते हैं। उसके बाद वह ऐसा ही करता है, मूर्ति के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और उसके बाद जो भोग का सामान वहां पर रखा हुआ था खाने का, उस सामान को खाकर अपनी पेट की भूख मिटाता है। उसके बाद वह इधर उधर ऐसे ही भटकता रहता है और वह सोचता है कि जिस पटरी से मैं आया था उसी पटरी पर अगर मैं विपरीत दिशा में चलूंगा तो मैं उस स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा जहां से वो ट्रेन मुझे लेकर आई थी। ऐसे करके वो उस ट्रेन के ट्रैक पर चलता रहता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ पर जा रहे हो। तो वह अपनी पूरी कहानी उस लड़की को बताता है, लेकिन वह लड़की तभी उससे कहती है कि अगर तुम ऐसे वहां पर जाओगे तो बहुत ही देर लग जाएगी, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम घर पे चल के खाना खाना और खाना खाने के बाद तुम वहीं पर आराम करना और दूसरे दिन सुबह सुबह मैं तुम्हें एक व्यक्ति के साथ भेज दूंगी जो तुम्हें तुम्हारे गाँव पहुंचा देगा। अब इसके बाद वह लड़का उस लड़की के साथ चला जाता है। वह लड़की उसे अपने घर ले जाती है, अच्छी तरह से नहलाती धुलाती है और उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है। शाम को खाने की टेबल पर बैठाकर उसे खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह वह व्यक्ति आ जाता है जो उसको अपने साथ ले जाने वाला था। दोस्तों वह व्यक्ति और कोई नहीं था, वह बच्चों की तस्करी किया करता था और इसी वजह से वह उस लड़के को ले जाना चाहता था। उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़की से बात करता, कहता है कि तुमने तो ऐसा ही बच्चा ढूंढ निकाला जैसा बच्चा मुझे चाहिए था। अब इस बात को सुनने के बाद मुन्ना को थोड़ा सा शक हो जाता है और इसी शक के चलते वह एकदम से वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद वह इधर उधर भटकता है और भटकते हुए से 2-3 महीने हो जाते हैं। तभी एक रेस्टोरेंट के बाहर वह बैठा हुआ था और रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जो खाना खा रहा था और मुन्ना बाहर बैठकर उसके खाने की नकल कर रहा था। अब जैसे ही वो जवान लड़का मुन्ने को देखता है कि वो उसकी नकल कर रहा है तो वो एकदम से उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें खाना खाना है। तो उसके बाद मुन्ना उससे कहता है कि हाँ भैया मुझे खाना खाना है। तो वह लड़का रेस्टोरेंट से कुछ खाना लाता है और उसको खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मुन्ना उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, कहता है कि भैया मैं अपने गांव से इस तरह एक ट्रेन में चढ़ गया था और ट्रेन में चढ़ने के बाद यहाँ पर आ गया हूँ। वह उस लड़के को अपने गांव का नाम बताता है, लेकिन उस समय पे गूगल मैप और ये चीज़ इतनी सक्रिय नहीं थी क्योंकि दोस्तों ये कहानी आज से काफ़ी दिन पहले की है। तो वह लड़का उसे एक पुलिस स्टेशन में ले जाता है और वहां पर जाकर पुलिस वालों को उसकी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इसे इसके गांव तक पहुंचा दीजिए। पुलिस वाले भी उसके गांव की तहकीकात करते हैं, लेकिन जिस कस्बे में वो रहा करता था वो बहुत ही छोटा था और उसका कोई भी रिकॉर्ड किसी भी मैप में नहीं था। अब इसके बाद पुलिस वाले उसे एक अनाथ आश्रम में रख देते हैं ताकि उसे कोई परेशानी ना हो और उसको विश्वास दिलाते हैं कि इस अनाथ आश्रम में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करोगे, इतनी देर में हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढ लेंगे। उसने अपनी माँ और भाई का नाम बता दिया था। तो पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उस समय उसके परिवार को ढूंढना पॉसिबल नहीं था। पुलिस वाले अपनी सी कोशिश करते हैं लेकिन उसके परिवार को नहीं ढूंढ पाते हैं। तभी एक मैडम जिसका नाम सरोज था वह मुन्ना को अच्छी तरह से उस अनाथ आश्रम के अंदर रखती है और उसे आश्वासन देती है कि तुम्हारा
तुम्हारे परिवार को पुलिस वाले जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे कुछ समय वहां पर भी व्यतीत हो जाता है, लेकिन उसके परिवार वालों का कोई अता पता नहीं होता है। अब इसके बाद पुलिस वाले उस मैडम को बता देते हैं कि इसके परिवार वालों को कोई भी पता नहीं चल रहा है, अब इसे इस अनाथ आश्रम के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब यह बात जैसे उस मैडम को पता चलती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, लेकिन वो मुन्ने को इस बात के बारे में नहीं बताती है। तभी उस मैडम के पास कुछ लोग आते हैं विदेश से, जो कि बच्चों को एडॉप्ट करना चाहते थे। इसके बाद मैडम एक कपल को मुन्ना को दिखाती है और वह कपल मुन्ना को देखते ही पसंद कर लेता है एडॉप्ट करने के लिए। अब फैमिली ने तो पसंद कर लिया था, लेकिन मुन्ना को यह बात समझानी जरूरी थी, क्योंकि उसके साथ पहले से ही एक बार धोखा हो चुका था। क्योंकि मैडम को मुन्ना के बारे में पूरी बात पता थी, मुन्ना ने उसे पूरी बात बता दी थी कि किस तरह से वो ऐसे ऐसे लोगों से बचकर आया है। उसके बाद वह मैडम मुन्ना को समझाती है, कहती है कि जिस तरह से मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ उसी तरह से ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और ये तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वहाँ पर तुम्हें अच्छे से खाना खाने के लिए देंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और तुम वहाँ पर रहकर बड़े हो जाना, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो उसके बाद अपने परिवार को ढूंढ लेना। इस बात को सुनने के बाद मुन्ना राजी हो जाता है उस फैमिली के साथ जाने के लिए, क्योंकि वह अनाथ आश्रम की मैडम पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता था। तो मुन्ना अब उस फैमिली के साथ विदेश चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जो कपल थे वो उसे अच्छी तरह से रखते हैं और अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन दोस्तों मुन्ना को बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इंग्लिश बोला करते हैं और वह लड़का हिंदी लैंग्वेज बोला करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ मुन्ना वहाँ पर बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने के साथ साथ वह उनकी उस लैंग्वेज को लगभग 2 साल के अंदर सीख जाता है। अब मुन्ना की उम्र 12 साल हो गई थी, और 12 साल की उम्र में वह उस कपल को अपने बारे में पूरी बात अंग्रेजी में बताता है। अब जैसे उस कपल में से जो महिला होती है वो मुन्ना की बात को सुनती है तो एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद वो मुन्ना से कहती है कि तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख लो और बड़े हो जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे घर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इस बात को सुनकर मुन्ना बड़ा ही खुश हो जाता है और वह दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ मुन्ना 21 साल का हो गया था। अब जैसे वो 21 साल का हुआ था तो उसने ग्रेजुएशन भी कर ली थी, और ग्रेजुएशन करने के बाद उनके कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी थी। अब फेयरवेल की पार्टी में उनके जूनियर क्लास वाले बच्चे उन्हें पार्टी दे रहे थे, और उस पार्टी के अंदर ढेर सारे पकवान बनाए गए थे। उन पकवानों के अंदर जलेबी भी रखी हुई थी, और जैसे ही मुन्ना जलेबी को देखता है, जलेबी को देखते ही उसे बचपन की वो बातें याद आ जाती हैं जब उसने अपने भाई से जलेबी खाने के लिए कहा था और उसके बड़े भाई ने उससे प्रॉमिस किया करता था। दोस्तों बीते दिनों में बार बार उसे अपनी भाई की बातें याद आया करती, किस तरह से वो उसे एक बाप की तरह प्यार से रखा करता और उसकी हर इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोशिश किया करता। लेकिन आज जब उसके सामने जलेबी आई है तो उसे अपने भाई का वो वादा याद आ जाता है, जो उसने वादा किया था कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जिस दिन मेरे पास पैसे हो जाएंगे उस दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। अब उस जलेबी को खाते समय मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने जूनियर से थैंक यू कहता है कि थैंक यू भाइयों, जो तुमने मुझे इतनी अच्छी दावत दी। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसको रोता हुए देखकर सभी बच्चे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगते हैं। उसके बाद मुन्ना अपनी पूरी कहानी उन सभी लड़कों को बताता है, और जैसे ही वो उसकी कहानी सुनते हैं तो सभी क्लास के बच्चे भावुक हो जाते हैं और मुन्ना के साथ उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद एक लड़का जो उसकी कहानी को बहुत ही गहराई से सुन रहा था, तभी वह एकदम से मुन्ना को बताता है कि मुन्ना, वो टाइम कुछ और था लेकिन आज का टाइम कुछ और है। वो पूछता है क्या तुम्हें अपने गांव का नाम याद है? तो वह कहता है कि हाँ मुझे अपने गांव का नाम याद है। तो वह कहता है कि बताओ तुम्हारे गांव का नाम क्या है? उसी कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर वो पढ़ा करते थे, उसी कॉलेज के अंदर एक कंप्यूटर था और उस टाइम पे गूगल मैप आ गया था। तो गूगल मैप में मुन्ना के गांव का नाम डाला जाता है, लेकिन दोस्तों मुन्ना का गांव काफी छोटा था तो वह गूगल मैप पर कहीं भी शो नहीं करता है। अब इसके बाद मुन्ना को जैसे ये पता लगता है कि गूगल मैप की मदद से उसका गांव ढूंढा जा सकता है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। लेकिन जब उसे उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारा गांव गूगल मैप पर शो ही नहीं कर रहा है तो उसके बाद फिर से मायूसी उसको घेर लेती है। मुन्ना फिर से थक हार कर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसका वही दोस्त उसको बताता है कि तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम्हें कौन से अनाथ आश्रम से लाया गया था। तो वह बताता है कि मुझे उस अनाथ आश्रम से लाया गया था। तो वो लोग रेलवे स्टेशन पर चलने वाली ट्रेनों की स्पीड कैलकुलेट करके और उस समय को कैलकुलेट करके, जिस समय में वो मुन्ना वहाँ से वहाँ तक पहुँचा था, एक रेडियस का दायरा तैयार करते हैं। उसके बाद मुन्ना जैसे उस रेडियस के दायरे को देखता है तो वह दायरा आधे भारत तक फैला हुआ था। उसके बाद मुन्ना एक बार फिर से निराश हो जाता है और वह कहता है कि शायद मेरे भाग्य में दोबारा से गाँव जाना लिखा ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों मुन्ना काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वह ऐसी उदासी में इधर उधर घूमने लगता है। इसी दौरान उसकी
वो माँ जिसने उसे एडॉप्ट किया था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगती है और वह मुन्ना के बारे में सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि मुन्ना उदास सा इधर उधर घूमा करता, वह कभी भी अपनी माँ की तरफ गौर नहीं दिया करता था। तभी उसका एक खास दोस्त उसके पास आता है और उसका हालचाल पूछता है। वह कहता है कि मुन्ना तो काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करता है, तेरी माँ की तबीयत है, ना ही तू अपनी माँ की तरफ गौर दिया करता है। तेरी माँ ने तुझे कितनी अच्छी तरह से पाला है, भले ही उसने तुझे अडॉप्ट किया हो, लेकिन तेरी देखरेख करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद मुन्ना को याद आता है कि जिस माँ ने उसे पाल पोस कर इस लायक बनाया है, वो माँ आजकल बीमार रहा करती है और अक्सर अकेली बैठी बैठी रोया करती है। तो उसके बाद मुन्ना अपने दोस्त से कहता है कि यार तू सही कह रहा है, मुझे अपनी माँ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद वह अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने गांव को ढूंढने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं आपकी तरफ गौर ही नहीं दे पाया। उसके बाद इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से मुन्ना को गले लगा लेती है। कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें इसलिए पाला था ताकि तुम मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहे, लेकिन शायद तुझे ध्यान नहीं होगा, बचपन में मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तू अपने गाँव को ढूंढने लायक हो जाएगा तो मैं तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तेरे गांव को ढूंढने में तेरी मदद करूंगी। लेकिन आज मैं थोड़ी बीमार हो गई हूं, तो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अपने गांव को जाकर ढूंढो, दोबारा से इंडिया जाओ और अपने परिवार वालों से मिलो। इस बात को जैसे ही मुन्ना सुनता है तो उसकी जैसे सारी परेशानी दूर हो गई हो। वह सोच रहा था कि जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं कैसे अपने गांव को ढूंढने के लिए यहाँ से जा पाऊंगा। लेकिन उसकी माँ ने जब उससे कहा था कि तू ढूंढने के लिए जा सकता है, तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके घर में भी एक कंप्यूटर रखा हुआ था जिसमें इंटरनेट कनेक्शन था, तो वह उस कंप्यूटर में गूगल मैप को खोल कर जूम कर करके देखने लगता है। वह उस स्टेशन को ढूंढता है जिस स्टेशन पर वो बिछड़ कर आया था और उसके बाद ट्रैक के सहारे वापस जाने लगता है। वहां पर जाने के बाद उसे वो स्टेशन मिल जाता है जिस स्टेशन पर उसका भाई उसे लेकर आया था और ट्रेनों के अंदर वो लोग चेकिंग कर रहे थे। उसके बाद वहां से वो अपने गाँव की रास्ता को ढूंढता है और धीरे धीरे गूगल मैप के जरिए वो अपने गाँव वाले घर तक पहुँच जाता है। अब पूरा नक्शा उसके दिमाग में छप गया था और इसके बाद वह अपनी वहां वाली माँ से आशीर्वाद लेता है। कहता है कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने घर को ढूंढने जा रहा हूं और मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं। उसके बाद उसकी माँ हंसी हंसी उसे विदा करती है, कुछ पैसे भी देती है और कहती है कि बेटा जाकर तुम अपने पुराने परिवार को ढूंढो और उनसे मिलकर आओ। उसके बाद मुन्ना 10 साल बाद दोबारा से वापस इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद उसी स्टेशन पर जाकर रुक जाता है। दोस्तों इसके बाद वह अपने गांव के रास्ते पर जाता है और बचपन की यादों को याद करते हुए अपने उस पुराने घर पर पहुंच जाता है जहां पर वो कभी रहा करता था। लेकिन दोस्तों यहां पर आने के बाद वह लोगों से पूछने की कोशिश करता है और कोई भी व्यक्ति उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि जब यहाँ से वो गया था तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज उसे याद थी, वहां पर रहने के बाद वो सारी लैंग्वेज वो भूल चुका था। अब इसके बाद वह वहां पर कोशिश करता है सभी लोगों से पूछने के लिए, लेकिन कोई भी उस गांव के अंदर अंग्रेजी नहीं जानता था। तभी एक 40-45 साल का व्यक्ति वहां पर आता है जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती थी। जैसे ही मुन्ना देखता है कि इसे अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी आती है, तो वह अपनी भाषा में उससे पूछने लगता है कि मेरा परिवार यहाँ पर रहा करता था, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उससे इशारा करता है अपने साथ साथ आने के लिए। मुन्ना उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था। धीरे धीरे चलते हुए वह उसी गांव के अंदर एक और घर के पास पहुंच जाता है और उस घर के अंदर उसे उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहन मिलती है और जैसे वो उन्हें देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और उसकी बूढ़ी माँ और बहन को पता चलता है कि ये उनका लड़का है मुन्ना, जो कि बचपन में यहाँ से खो गया था। तो एकदम से वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं, उसके गले मिलते हैं और पूरा गाँव इस चीज़ को देख कर एकदम से भगवान का शुक्रिया करने लगता है, क्योंकि दोस्तों मुन्ना की फैमिली उसी दिन से उस गांव के अंदर इसलिए रह रही थी क्योंकि मुन्ना की मां को विश्वास था कि उसका बेटा कभी न कभी ढूंढते हुए उन्हें जरूर यहां पर आएगा। अब इसके बाद वह व्यक्ति मुन्ना और मुन्ना के परिवार को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और पूरी कहानी मुन्ना की उसके परिवार को बताता है और पूरे गांव वाले भी इस बात को सुनते हैं और इस बात को सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा अपने गाँव से इस तरह से बिछड़ गया और उसके बाद ये वापस लौटा है। अब तभी मुन्ना उस व्यक्ति की मदद से अपनी माँ से पूछता है कि माँ बड़े भाई कहाँ पर हैं, क्योंकि उसके बड़े भाई की याद उसे अक्सर आया करती थी, तो वह देखना चाहता था अपने बड़े भाई को। लेकिन तभी उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा बड़े भाई तो तेरे उसी दिन जिस दिन तू यहाँ से खो गया था उसी दिन उसका ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस दिन के बाद हम तेरी राह ही देख रहे थे कि कभी ना कभी तू वापस जरूर लौटेगा। इसके बाद मुन्ना परिवार वालों और गाँव वालों से मिलता है। तभी जो उसकी माँ थी वो उससे कहती है कि बेटा
हमने तो तुझे केवल जन्म दिया था और जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे उस माँ के पास रहना चाहिए। अब इस बात को सुनकर मुन्ना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने परिवार से विदा लेकर वापस से अपनी उस माँ के पास चला जाता है जिस माँ ने उसे अनाथ आश्रम से गोद लिया था। अब वहाँ पर जाकर वह अपनी माँ की देखभाल करता है और इसी तरह से टाइम व्यतीत होता है। बार बार वह इंडिया आया करता अपने परिवार से मिलने के लिए और बाद में वह वापस वहीं पर अपनी माँ के पास चला जाया करता। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जो छोटी सी उम्र में अपने परिवार से बिछड़ गया था, लेकिन बाद में वो दोबारा से अपने गांव लौटा और लौटने के बाद परिवार उसे उसी गांव के अंदर मिल गया। आप क्या कहना चाहते हो मुन्ना के बारे में? क्या कहना चाहते हो मुन्ना की उस माँ के बारे में जिसने उसे गोद लिया था? जो कुछ भी आप कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने जीवन में उम्मीदों को कभी खोना नहीं चाहिए। अगर मुन्ना अपनी उम्मीदों को खो देता तो वह अपने परिवार से नहीं मिल पाता। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।